कि दुनिया में रहने के लिए दुनिया के असबाब ये तो जमा करने पड़ेंगे। इसीलिए वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तमाम ज़रूरत की चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में अपनाना, उसको कोई इल्ज़ाम नहीं है कि हर इंसान को घर की ज़रूरत है, अपना घर बनावे वो। हर इंसान को कपड़ों की ज़रूरत है, अपने कपड़े बनाए वो, ठंडी के जोड़े बनाए, गर्मी के जोड़े बनाए। सवारी की ज़रूरत है, अपनी सवारी ले वो तैयार करे उसको। तो जो दुनिया के असबाब हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो दुनिया के असबाबों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का और अपनी ज़िंदगी में अपनाने का हलाल तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने किन चीज़ों को हलाल किया है और किन चीज़ों को हराम किया है। नबियों को भी इसका पाबंद बनाया गया था। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कुरान कहता है नबियों और रसूलों तक को हुक्म है कि पाक चीज़ें और हलाल चीज़ें खाओ और हराम से परहेज करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल ये था कि मदीनतुल मुनव्वरा के बाजार में जाते थे और पूरी निगरानी में उनका बाजार चलता था और पूछा करते थे मसाइल कि तू जिस लाइन की तिजारत कर रहा है उस लाइन का इल्म तेरे पास में है या नहीं। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के हालात थे ताकि तिजारतों में हलाल आए, हलाल जिंदगियों में आएगा, अल्लाह की इबादत का शौक पैदा होगा, दुआओं में जान पड़ेगी, कुरान की तिलावत का दिल होगा, कुरान के जरिए से जिंदगियों में तब्दीली पैदा होना महसूस होगी। और उलमा ने लिखा है कि शक वाला या हराम लुक़मा एक पेट में पड़ गया, उसकी नहूसत ये होती है कि इंसान का इबादत का शौक खत्म हो जाता है, दुआओं का शौक खत्म हो जाता है, दुआओं की कबूलियत रोक ली जाती है, सजदों में मजा नहीं आता, अल्लाह की इबादत में फिर दिल नहीं लगता, मस्जिदों से वहशत हो जाती है, अल्लाह का ताल्लुक खत्म हो जाता है, आखिरत की फिक्र निकल जाती है, दुनिया बेलज्जत हो जाती है, सुकून इत्मीनान उठा लिया जाता है। इसीलिए साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इसकी बहुत ज्यादा फिक्र करते थे कि हमारे पेटों में हलाल लुक़मे जाएं, हराम से हम बच जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या किताब में मशहूर है, फ़ज़ाइल अमाल में हम सब ने सुना होगा बारहा इसको, कि एक लुक़मा इस हालत में पेट में गया है कि उस लुक़मे की सख्त ज़रूरत थी, इंतहाई ज़रूरत। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवाल पर और इस्तिफ़सार पर यूँ कह रहे हैं कि मुझे भूख इतनी शिद्दत की थी कि मैंने तुझसे कोई सवाल नहीं किया। और उसके निकालने की जो तरकीबें इस्तेमाल की गई उससे पता चलता है कि पेट में कितनी शिद्दत की भूख होगी कि उस एक लुक़मे के अलावा पेट में कुछ नहीं था, कि बड़ा प्याला मंगाया पानी का भरकर और उसको पिया और उसके साथ में अपना निवाले के अंदर तय किया और वो निवाला निकला लुक़मा। और फिर यूँ फरमा रहे हैं कि अगर मेरी जान के साथ में भी ये लुक़मा निकल रहा तो अबू बकर के लिए सस्ता सौदा था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को सुना था कि हराम का लुक़मा जिससे परवरिश पावे जिस्म का एक उज़्व, उसके लिए जहन्नम के अंगारे बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहवाल देखे और मुख्तलिफ हालतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक शख्स को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका पेट पहाड़ों के मानिंद बड़ा कर दिया गया है और उसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू चल रहे हैं और वो उसको डस रहे हैं और बड़ी शिद्दत हो रही है उसको तकलीफ की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि जिब्रील ये क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूद का खाना
कई तिजारतें ऐसी है जिसमें सूद अलग अलग तरीकों से आ जाता है, पता ही नहीं चलता। कई तिजारतें ऐसी है जिनका हमें कुछ इल्म नहीं। आजकल जो जदीद जमाना चल रहा है और मॉडर्न जमाना चल रहा है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें चल रही है, और ऑनलाइन तिजारतें जो चल रही है, ऑफलाइन तिजारतें जो आ रही है, जिनकी शक्लें मुख्तलिफ हो गई, उसमें क्या हलाल है क्या हराम है बेहद जानना जरूरी है। और इसको सीखेंगे जानेंगे तब पता चलेगा कि इसमें हलाल की शीख क्या है, इसमें हराम की शीख क्या है। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ये सियाह सित्ता के लिखने वालों में से एक हैं, बड़े मुसन्निफ हजरात हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी अबू दाऊद सियाह सित्ता में, बड़ी ज़ख़ीम किताब है। उन्होंने यूँ अपनी किताब लिखने के बाद में यूँ फरमाया कि मेरी ये सारी किताब का खुलासा 4 हदीसें हैं। मिन जुमला उन 4 हदीसों की एक हदीस उन्होंने बयान फरमाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाया, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन वमा बैनहुमा मुश्तबिहात फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द बरिया। कि हलाल बिल्कुल जाहिर है, हराम भी बिल्कुल जाहिर है। हलाल नस्से कतई से साबित है कि ये चीज़ें हलाल है, ये चीज़ें हराम है। वो दोनों चीज़ें बिल्कुल जायज़ है। उन दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ें शुबहात वाली हैं, और जो शुबहे से बच गया अपने आप को, जिसने शुबहे से बचा लिया शुबहात से, हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान फरमाया और यूँ फरमाया कि ये मामलात की लाइन की सबसे बेहतर हदीस है कि इंसान हराम से तो अपने आप को बचाए, लेकिन शुबहात से, शक से, इससे भी अपने आप को बचाए। हमारा जो इज्तिमा हुआ है और हमारा जो जुड़ना हुआ है वो इसी निस्बत पर हुआ है ताकि हम अपनी शरीयत को सीखें, अपनी सुन्नत को सीखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तिजारत के जो तरीके सिखाए हैं, उसमें हलाल क्या है, उसमें हराम क्या है, उसमें शुबहात के और शुकूक के तरीके क्या हैं, किन चीज़ों के ज़रिए से हमारी तिजारतों में हराम दाखिल होगा, किन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, किन चीज़ों के करने को कहा है, ताकि हमारी तिजारतों में हलाल आ जाए, हमारी नस्लों में वो हलाल दाखिल हो और उनके ज़रिए से हमारी नस्लों की, हमारी अपनी ज़ात की परवरिश हो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का इस्तेहज़ार, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, आखिरत की फ़िक्रें, अपनी क़ब्र की तैयारी की फ़िक्रें, अपनी इबादतों का ज़ौक़ और शौक़, अपनी दुआओं का ज़ौक़ और शौक़ और कुरान की तिलावत का शौक़ हमारी ज़िंदगियों में बरकरार रहे। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को एक मौका दिया है और उसी लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। माशाअल्लाह हमारे मेहमान हजरात भी आ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने दीन की सही समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, आज की यह मजलिस खुसूसी मजलिस है। ये बयान और वाज की मजलिस नहीं है, इसमें कोई भी बयान नहीं होगा। जैसा कि आपको पहले बतलाया गया कि कारोबार के हवाले से, और मुझे जो कहा गया है ख़ास करके ऑनलाइन कारोबार के हवाले से, तो कुछ कारोबार के हवाले से
और कुछ ऑनलाइन कारोबार के हवाले से ज़रूरी काम की चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान और तवज्जो बरकरार रखेंगे, इसलिए कि मसाइल की मजलिस में ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सड़कों पर लिखा हुआ होता है कि ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। यहाँ क्या होता है कि ध्यान हटा तो मसला गलत समझ में आएगा, और गलत मसला समझ में आएगा तो अमल भी गलत होगा, और गलत अमल होगा तो फिर क्या होगा कि सुबह में यहाँ लोग बातें कर रहे होंगे कि कल मुफ्ती साहब ने मसला ऐसा बताया था। यहाँ तो मुफ्ती साहब और उनकी रूह को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मसला भी था, लेकिन ध्यान रखा नहीं, इधर उधर देखने में और सोने में पूरी बात सुनी नहीं, आधी सुनी और आधी खुद से मिला ली और चला ली। तो इसलिए ध्यान और तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि अभी ऐलान में ये भी कहा गया कि आपको कागज और कलम भी दिया गया है, तो जो बातें आपकी काम की है उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि जिस वक्त आपको ज़रूरत हो तो काम आ जाए। और जो आपके मन में सवाल पैदा होगा आप उसको लिख लीजिए, इंशाअल्लाह आखिर में सवाल और जवाब का मौका भी दिया जाएगा। मजलिस शुरू होने से पहले मैं आज की इस मजलिस के वजह जो बने हैं हमारे मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब और इनके रफ़ाक़ा तंजीमुल उलमा शाहपुर और जो भी उलमाए किराम की यहाँ मजलिस काम कर रही है इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से, मैं इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज ये मौका इनायत किया और हमें आपसे रूबरू किया। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। एक बात तो आपने सुनी है कि भाई कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने दीन में रखी है, और एक और बात भी शायद आपने सुनी हो, बुजुर्गों की ये बात है कि जो नेकियां हम इबादत के रास्ते से कमाते हैं, नमाजों से, जिक्र तिलावत से, रोज़ों और सदक़ात खैरात से, तो जो नेकियां हम इबादत के रास्ते से कमाते हैं, मामलात और माशरत में गड़बड़ के नतीजे में वो नेकियां सब ज़ाय हो जाती। मामलात में गड़बड़ है, मुआशरत में गड़बड़ है, तो जो नेकियां कमाई है वो निकल जाती। जैसे टंकी में ऊपर से अपने नल शुरू किया हुआ है और नीचे सुराख लगे हुए हैं तो टंकी भरती नहीं है, ऐसे ही नेकियों से अपना खजाना भरता ही नहीं है। मामलात और माशरत की गड़बड़ नेकियां खत्म कर देती। और ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है बल्कि हदीस भी है, मशहूर आपने सुनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने जवाब दिया कि जिसके पास रुपया पैसे नहीं है वो मुफलिस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में मुफलिस वो है कि जो रोज़े क़यामत नेकियों के अंबार लेकर आए, यानी मैदान हशर में इनकी एंट्री इस तरह से हो रही है कि बहुत सारी नेकियां इनके पास, लेकिन लोगों के हक मारे हुए, किसी को सताया है, जुल्म किया है, किसी के पैसे खा लिए हैं, तो इसके नतीजे में वो नेकियां इनकी सब हक वालों को दे दी जाएगी। और उसके बाद भी इनके वो कारनामे बाकी है जो दुनिया में करके आए मामलात की गड़बड़ के, तो लोगों के गुनाह इन पर लाद दिए जाएंगे जिसके नतीजे में जहन्नम का फैसला इनके लिए होगा। अल्लाह ताला हम तमाम की इससे हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मामला और मुआशरत इसकी इस्लाह की भी ज़रूरत है कि जो सोर्स ऑफ इनकम हमने इख्तियार किया हुआ है
इसको चेक किया जाए कि ये सही है कि नहीं है, इसमें कहाँ कहाँ किस चीज़ में गड़बड़ है, तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। और शरीयत मुतहरा और इस्लामी कानून ऐसा तो है नहीं कि बंदे को कामकाज और कारोबार से ही रोक दे, बल्कि जो कारोबार हो रहे हैं मार्केट में, जितने रनिंग बिजनेस है, इसमें से जो गलत चीज़ें हैं वो ज़रा सा हटा ली जाए तो पूरा कारोबार सही हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा तवज्जो और थोड़ी सी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपने मामलात की इस्लाह की जाए। आज की इस मजलिस में ख़ास उन्वान है मेरे लिए कि ऑनलाइन बिजनेस, और उसी में स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार भी बतलाया गया है। ऑनलाइन कारोबार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन कारोबार बहुत बढ़ गया है। खास करके कोविड के बाद तो हद ही हो गई है। हर छोटे छोटे लड़के भी नजर आ जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कारोबार करते हैं। ऑनलाइन कारोबार की मुख्तलिफ शक्लें हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कारोबार हो सकते हैं और तरह तरह के कारोबार लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन कारोबार की क्या शक्लें हैं। जैसे एक है ब्लॉगिंग का कारोबार, एफिलिएट मार्केटिंग है, एंड्रॉयड ऐप्स है, इसी तरीके से ई कॉमर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट बनने के काम है, वेब डिजाइनिंग के काम है, इसी तरीके से कोर्स बनाना और उसको बेचना है, बिजनेस कोचिंग है, ईबे सेल्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इन्फ्लुएंसर का काम है, फोटोग्राफर के काम है और बहुत सारे काम। ये मैंने सिर्फ आपको एक नमूना बतलाया। इसमें से ज्यादातर हमारे लोग जो ऑनलाइन कारोबार में लगे हुए हैं, इसमें एक है ड्रॉप शिपिंग का कारोबार। ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं ड्रॉप शिपिंग का कारोबार। क्या है ड्रॉप शिपिंग, पहले मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, इसमें क्या गलत हो रहा है वो बता देता हूँ, और सही तरीका इसका क्या है वो बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग कहते हैं कि जैसे मेरे पास मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस है, या इंस्टाग्राम की स्टोरी है, या मेरा कोई वेबसाइट है, या फेसबुक का पेज है, इस पर मैं कोई प्रोडक्ट रख रहा हूँ। जैसे मैंने अपने स्टेटस पर घड़ियां लगा के रखी हुई, परफ्यूम लगा के रखे हुए, मोबाइल रखे हुए, शूज रखे हुए। अब मेरे पास है कुछ भी नहीं, इसमें से रखा हुआ है स्टेटस पर, और फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है DM फॉर प्राइस। फिर क्या होता है, लोग देखते हैं इनके स्टेटस, इनकी स्टोरी, इनके ये ई कॉमर्स के जो इनके प्लेटफॉर्म है, इनको जाकर देखते हैं और लोग प्राइस पूछते हैं, वो ऑर्डर देते हैं, और ये फिर आगे से लाके दे देते हैं और बीच में अपना कट रख लेते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग का कारोबार। और ये कारोबार चलता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो चलता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं ऐसा कारोबार कि भाई चीजें है भी नहीं तो भी सिर्फ रखी हुई है, और किसी का ऑर्डर आया तो आगे से मंगा के दे देंगे, वो सीधा वहां पार्सल कर देगा, पैसे इसके पास अपने ले लेंगे, अपना कट रख के उसको बेच देंगे। इसको ड्रॉप शिपिंग का कारोबार कहते हैं। इस कारोबार में 3 तौर पर गलत चीजें होती है, जिसके नतीजे में ये कारोबार नाजायज हो जाता है। एक चीज ये होती है कि हदीस पाक में हमें साफ तौर पर इस बात से मना किया गया है कि जो चीज आपकी मिल्कत में नहीं है इसको आप बेच नहीं सकते। ये बे बातिल हो जाती है। जिस चीज के आप मालिक ही नहीं हो उसको कैसे बेच सकते हैं? जैसे मैं ये, क्या नाम आपका भाई? मोहम्मद शोएब साहब बैठे हो। अब ये ट्राइपॉड और ये मोबाइल मेरा है ही नहीं, मैं बैठे बैठे शोएब साहब आपको ये चाहिए, इतने पैसे दे दो। अब मैं उनको बेचने बैठ गया हूं,
तो जिस चीज का मैं मालिक नहीं हूं उसको कैसे बेच सकता? तो पहली चीज इसमें होती है कि जो चीज अपनी मिल्कत में नहीं है उसका सौदा किया जा रहा है। दूसरी गड़बड़ इसमें होती है कि जो चीज आपके कब्जे में नहीं है इसको आप बेच नहीं सकते। साफ है हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व कब्ज़िन, कि जिस चीज पर आपका कब्जा नहीं है उसको आप बेच नहीं सकते। अब वो चीज तो है उधर और वहां से सीधा जा रही है, अपने कब्जे में तो है नहीं, अब अपने उसको बेच रहे हैं, उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये दूसरी गड़बड़। और तीसरी गड़बड़ इसमें ये होती है कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाई हुई है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या आपकी वेबसाइट पर, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट का तरीका गलत होता है। रखा हुआ है जूता और बैकग्राउंड में गाना बज रहा, परफ्यूम रखा हुआ है साथ में लड़की की वीडियो है, या चीज है डुप्लीकेट और उसको अच्छी और ओरिजिनल कहकर बेचा जा रहा। तो ये तीसरी गड़बड़ है। ये तीन गड़बड़ ऐसी है कि जिसके नतीजे में ड्रॉप शिपिंग का यह कारोबार नाजायज हो जाता है और उस पर आने वाली आमदनी भी नाजायज हो जाती है। अब मैंने इतना कह दिया, आप लोग कहोगे कि मौलवी साहब तुमने बैठे बैठे बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। वैसे भी यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो एक इतना सा आसान सा कारोबार आया था वो भी तुमने खड़े खड़े नाजायज कह दिया। और उसके लिए इस कारोबार को जायज बनाने के लिए जो 2 या 3 चीजें जरूरी है वो करनी है, वो आप कर लो तो यह कारोबार जायज हो जाएगा। पहले नंबर की चीज ये है कि जो चीज आपकी मालिकी की नहीं है आप उसको अपनी मालिकी में ले आओ, फिर बेचो। वहां से खरीद के ले आओ, अपने पास रखो और फिर उसकी फोटो निकाल निकाल के स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, सब पे लगाओ और कोई खरीदता है उसको बेच दो। सबसे आसान। जैसा कि दुकानदार अपनी दुकान में रखी हुई चीजों को इसी तरीके से बेचते हैं कि भाई ग्राहक को आता नहीं है लेकिन ग्राहक को हम खुद जाके पकड़ते हैं। दूसरा ये है कि वो चीज आप लाके रखते नहीं है कि मौल साहब એટલી મોડી हो तो हमें दुकान खोली ना बेसी जता, मोड़ी नहीं એટલે तो आप तो करिए तो कुछ नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना अपने ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, स्टेटस है और स्टोरी है और आपका जो भी प्लेटफॉर्म जिसके जरिए से आप लोगों को बताते हैं, आपका ग्रुप है, उसमें सामने वाले को आप ये ना कहे कि ये चीज मैं बेच रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने स्टेटस पर एक घड़ी लगाई हुई है, भाई मिसाल के तौर पर राडो कंपनी की घड़ी रखी हुई। किसी ने मुझे पूछा कि भाई इसकी प्राइस क्या है, तो मैंने बतला दी कि इतने इतने प्राइस। उसने कहा मुझे चाहिए, तो अब मैं ये कहूँ कि ठीक है ऑर्डर कंफर्म, तो मैं गलत हूँ, इसलिए कि ये चीज मेरे पास है ही नहीं, ना मेरी मालिकी में है ना मेरे कब्जे में है। उस वक्त अगर मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं आगे से मंगा कर दूंगा, ऑर्डर कंफर्म हो तो पेमेंट कर दो और बता दो, मैं आगे से मंगा कर दे देता हूँ, इतना कह दिया तो उसमें यह बात जाहिर हो गई कि मेरी मालिकी में भी नहीं है, मेरे कब्जे में भी नहीं है। तुम ऑर्डर कंफर्म करते हो तो मैं आगे से मंगा कर देता हूँ, तो ये जायज हो गया शुएब साहब, ये जायज हो गया। दूसरा तरीका इसके जायज का ये है कि जिसकी चीजें मैंने रखी हुई है, घड़ी, परफ्यूम, मोबाइल, जिसकी चीजें रखी हुई है वो असल मालिक के साथ मैं एक डील कर लूं पहले, भाई तुम्हारी चीजें मैं रखता हूँ अपने स्टेटस पर, अपनी स्टोरी पर, अपनी वेबसाइट पर रखता हूँ,
कोई ऑर्डर आएगा तो लेकर तुमको दूंगा और तुम उसके साथ वो चीज भेज देना, कारोबार कर लेना और ऑर्डर लाने पर मेरा कमीशन मुझे दे देना, 2%, 3%, 4% या फिक्स रकम में कि 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, या फिक्स रकम हो या फिक्स परसेंटेज हो, कमीशन तय हो जाए जिसकी चीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो अब मैंने जो रखा हुआ है स्टेटस पर, मुझे कोई कह रहा है कि भाई ये चीज मुझे खरीदनी है, मैं कहता हूँ ऑर्डर कंफर्म है, बोले कंफर्म है, ठीक है मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ, अब इधर बात करके वहां भिजवा दो और जो पैसे आवे अपने कमीशन के पैसे काट के उसको दे दो, ये भी जायज होगी। तीसरी जो गड़बड़ है ना, वो गड़बड़ सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारे कारोबार में है कि एडवर्टाइजमेंट का गलत तरीका, एडवर्टाइजमेंट का गलत तरीका दुकानदार भी कर रहे हैं, ऑफिस वाले भी कर रहे हैं और ये ड्रॉप शिपिंग वाले भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का गलत तरीका। वैसे एडवर्टाइजमेंट भी आज के दौर में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ इसी पर है कि कारोबार किसी का है और सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है और उसके पैसे कमा रही है। तो एडवर्टाइजमेंट चाहे अपनी चीज का कर रहे हो कि किसी और की चीज का कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में कुछ शरीयत की तरफ से कानून फिक्स किए गए हैं। इस कानून को आप ख्याल करते हैं आप, तो चाहे आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें या किसी और की प्रोडक्ट की करें, ये जायज हो जाएगा। और उस कानून का आप ख्याल नहीं करते हैं तो ये चीजें गलत हो जाएगी। क्या कानून है? सबसे पहली चीज, जिस प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जायज और हलाल होनी चाहिए। अब नाजायज चीज कोई आप रख दो और लड़की का नहीं, मौली साहब का फोटो रख दो तो जायज हो जाएगा। किसी शेख साहब का रुमाल वाला फोटो आपने लगाया हुआ है और उसके साथ आप नाजायज चीज बेच रहे हैं कि भाई बीमे की पॉलिसी बेच रहे हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी, और इंश्योरेंस की पॉलिसी में आपने माशाअल्लाह लिखवाया ऊपर और कुर्ते वाले, जुब्बे वाले, रुमाल वाले साहब का फोटो भी चिपका दिया, तो ये जायज हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो जायज और हलाल होनी चाहिए। इसलिए आगे जिसकी प्रोडक्ट्स हम आगे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो जो भी दे दे सबकी एडवर्टाइजमेंट कर देना, ये सही नहीं। पहला फिल्टर आपको ये करना होगा कि जायज और हलाल प्रोडक्ट है कि नहीं। दूसरी चीज, जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसके एडवर्टाइजमेंट करने के नतीजे में आपको जो इनकम मिलेगी वो इनकम आपको पहले से फिक्स कर लेनी। आपका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का है तो आप एडवर्टाइजमेंट की इनकम फिक्स कर लीजिए, और आपका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, आपका ड्रॉप शिपिंग का काम है जैसा कि बहुत सारे कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको या तो कमीशन के तौर पर या आगे मैं मंदा कर दूंगा जैसा पहले तरीका बताया, दोनों में आपको अपना फिक्स कर लेना है। तीसरी चीज इसमें यह है कि एडवर्टाइजमेंट का तरीका सही है। जो प्रोडक्ट रखी जा रही है इसमें म्यूजिक नहीं होना चाहिए, इसमें म्यूजिक नहीं होना चाहिए। गाने भी म्यूजिक होते हैं और बहुत सारे म्यूजिक बगैर गाने के भी होते हैं, वो भी म्यूजिक होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम सॉन्ग्स आते हैं ना, तो वो तो ये तो अरबी में है। अरबी में तो क्या हो गया, पीछे उसके म्यूजिक तो जुड़ा हुआ है, तो अरबी में होने से जायज ही हो जाता। जैसे कुछ नज़्में और नाते पढ़ने वाले लोगों ने ऐसा किया है कि नज़म और नात रखी हुई है और पीछे म्यूजिक लगा के रखा। तो नात और नज़म के अल्फाज चाहे बहुत अच्छे हैं, लेकिन म्यूजिक इसमें ऐसी चीज दाखिल हो गई है कि ये इसको नाजायज बना देता। और म्यूजिक है खतरनाक, म्यूजिक बड़ी खतरनाक चीज है। आजकल आप लोगों को एक चीज का मेरे ख्याल से ज्यादा तजर्बा होता होगा, मुझे तो बहुत होगा, आप लोगों को भी शायद होता होगा कि हर जगह
अच्छे और मुखलिस लोग मिलते नहीं है। किसी पर भरोसा जल्दी से आता नहीं है, मुखलिस बंदे मिलते ही नहीं। किसी को भी देखो तो दिल में एक शक रहता है कि यार आना साथे धंधो करूँ तो छू, हाँ पाछड़ती दौड़ो आपे तो शू गारंटी। बहुत सारे लोग हैं कि डबल चेहरे वाले, इधर मेरे सामने कुछ और है, दूसरी जगह उसका फेस कुछ और है। तो ये जो मुनाफिकपना है ना, मुनाफिकपना, इधर अलग बात उधर अलग बात, यहाँ का चेहरा अलग उधर का चेहरा अलग, ये मुनाफिकपना इसी म्यूजिक के नतीजे में आया है। क्योंकि म्यूजिक इतना आम हो गया है और म्यूजिक के हवाले से शायद वो हदीस है या हदीस नहीं है तो साहबी या ताबई का कौल है कि अल-गिना युम्मितुन निफाक कमा युम्मितुल माउ ज़रा। जैसे पानी जाता है ना जमीन में, बारिश का पानी, तो उससे घास उग जाती है। ये कितनी नेचुरल और नॉर्मल चीज, इसमें कोई लॉजिक और साइंस समझने का है? वह पानी गया तो असल में ऐसा हुआ और यूं हुआ और एक्चुअली उसमें से घास निकल आई, ऐसा कुछ है? वो हर बंदा जानता है कि पानी गया है तो घास उगने की जगह। ऐसे ही कानों में म्यूजिक गया तो दिल में निफाक पैदा होगा ही। अब आप देखें कि किसी का स्टेटस चेक करना हो तो भी डर लगता है कि जैसे स्टेटस शुरू करते हैं तो उसने अपनी प्रोडक्ट रखी हुई है लेकिन साथ में म्यूजिक लगाया, कोई भी वीडियो भी आता है साथ में म्यूजिक जुड़ा कर आता है। अब इसका फायदा क्या है मुझे बता दो। कोई यहाँ पे ऐसा है कि जो मुझे म्यूजिक का फायदा बता दे कि मौलवी साहब ऐसा है कि असल में हम बगैर म्यूजिक के अपने जूते के एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो महीने के 10% बिकते हैं और म्यूजिक के साथ रखते हैं तो 2000 पीस बिक जाते हैं। ऐसा कोई है कि म्यूजिक की वजह से एक्स्ट्रा फायदा हो रहा? म्यूजिक की वजह से फायदा कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के। जितने लोग सुन रहे हैं उनको तो लज्जत मिल रही है और गुनाह आपके साथ जा रहा है। आपके साथ गुनाह है बेलज्जत, इसमें लज्जत कुछ भी नहीं आई और सबका गुनाह अपने माथे। तो इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है इसमें म्यूजिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें लड़कियों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लड़कियों की तस्वीर, औरतों की तस्वीर, औरतों की वीडियोस नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, उसका कंटेंट जो है कंटेंट भी गैर इस्लामी नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का जो कंटेंट बनाया गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटी सी फिल्म बनाई गई है, छोटा सा वीडियो बनाया गया है, लेकिन उसका कंटेंट ही गैर इस्लामी है, उसमें मैसेज ही गैर इस्लामी दिया जा रहा, तो फिर वो कैसे सही होगा? तो कंटेंट भी सही होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है तो कितनी चीजें होंगी। पहले नंबर की चीज क्या होगी? आप लोग तो सुन ही नहीं मौलाना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ और कोई लिखता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। मैंने पहले कहा था कि बयान नहीं होगा। जी, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या चीजें बतलाई? नंबर 1, जो प्रोडक्ट आप रख रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए, जायज प्रोडक्ट होनी चाहिए। दूसरे नंबर की क्या चीज बताई? जी, म्यूजिक तो आखिर में बताया, आपको म्यूजिक याद रह गया जी। हाँ, क्या आपने उस प्रोडक्ट पर या तो कब्जा कर लिया है और आपकी नहीं, आपका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने का है, तो आप आगे वाले से एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो रकम तय करनी है वो फिक्स कर ली जाए। तीसरी चीज क्या बताई कि तरीका गलत नहीं होना चाहिए, जिसमें म्यूजिक आ गया, औरतों की फोटो और तस्वीर आ गई और कंटेंट गैर इस्लामी नहीं होना चाहिए। तो इतनी चीजों का ख्याल होगा तो ये वाली गड़बड़ खत्म होगी, वरना ये वाली गड़बड़ आपकी अपने दुकान में मौजूद चीजें हैं जो आपकी मालिकी में है, आपके कब्जे में है, उसको आप बेच रहे हैं, लेकिन म्यूजिक लगा लगा कर बेच रहे हैं कि भाई क्या करें मौलवी साहब, हमें आगे कंपनी में से वीडियो भेजा जाता है कि तुम अपने स्टेटस पर रखो इसको,
कह दो कंपनी को कि भाई तेरा माल बेचेंगे आप, लेकिन तू कहे ऐसा थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर भी कंपनी ने दिया है आपको म्यूजिक के साथ वीडियो बनाकर, तो आप एडिट में जाकर उसको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, बजेगा ही नहीं, वीडियो है लेकिन म्यूजिक नहीं बजेगा। ये कर सकते हैं ना, आपके इख्तियार में। तो इसलिए ये ऑनलाइन में एक कारोबार ड्रॉप शिपिंग का जो चला हुआ है, उसमें जो नाजायज चीजें मैंने आपको बताई, इसको जायज करने का तरीका भी बता दिया। अभी सवाल से जो सवाल है आखिर में, दूसरी चीज ऑनलाइन बिजनेस में कमोडिटी है। कमोडिटी पहले भी चला था, फिर बीच में थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब भी चल रहा है। कमोडिटी में ये पूरा ऑनलाइन मार्केट है। सोना, चांदी और दूसरी बहुत सारी चीजें इसमें खरीदी और बेची जाती है, लेकिन ज्यादातर सोना चांदी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कमोडिटी मार्केट को। और इसके अलावा भी सोना चांदी को ऑनलाइन खरीदने बेचने के और भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं। क्या ईटीएफ बोलते हैं, ईटीएफ भी होता है। फिर इसी तरीके से फॉरेक्स पर भी होता है, और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन सोना चांदी की खरीदारी होती है या कुछ चीजों की होती है। तो उसके हवाले से एक बात आप इतना मालूम कर ले कि सोना चांदी के कारोबार में, सोना चांदी आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना है या आपको अपने घर के लिए खरीदना है, किसी के लिए भी, सोना चांदी के कारोबार में शरीयत की तरफ से फिक्स है फिजिकल डिलीवरी, आपके कब्जे में आना चाहिए। जो गोल्ड ऐसा है कि आपने कमोडिटी में खरीदा या ईटीएफ में खरीदा या इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में है, क्या बोलते हो, एसजीबी, स्टॉक मार्केट में भी इस तरीके से गोल्ड खरीदा जाता है। तो वो कोई भी गोल्ड आपने ऑनलाइन खरीदा है, उसकी अगर आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं मिल पाती तो वो कारोबार जायज नहीं है जी, वो जायज कारोबार नहीं। सोना चांदी के अंदर शरीयत ने ये कायदा खास तौर से रखा कि आपको फिजिकल डिलीवरी मिलनी चाहिए, वरना होता ये है कि आपने सोना इन्वेस्टमेंट किया सोने में, कमोडिटी में या एसजीबी में या ईटीएफ में या किसी भी तरीके पर, कि भाई आपने लाख रुपए लगाए हुए हैं और लाख रुपए का आपका सोना आपके अकाउंट में दिखा रहा है कि आटलू सोनू આપણે ખરીદેલું છે અને એમાં વધારો થયો તો આટલા આપણા ખાતા માલ વધારો બોલી રહેલું છે। तो इसको आप ऐसा कहो कि मुझे फिजिकल चाहिए, नहीं मिल रहा, सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, आपको नहीं चाहिए तो आप बेच दो, चाहिए तो पकड़ के रखो, प्रॉफिट आएगा तो आपके खाते में आएगा, लॉस आएगा तो आपके खाते में आएगा, और चाहिए तो मिलेगा नहीं, निकलना है तो आप निकल जाओ सारे पैसे लेकर। तो ये जायज नहीं। इससे अपनी सीधी भाषा में कहे तो सट्टा मार्केट बढ़ता है इससे, और इसकी वजह से इकोनॉमी पर नुकसान पड़ता है। जहां सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, इसकी गलत तरतीबें चल जाती है और पैसा रियल मार्केट में फिरता नहीं है, तो इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है और लोगों की आदत पर भी पड़ता है कि बैठे बैठे खाने और बैठे बैठे पीने की आदत पड़ जाती है। फिर काम करने से बंदा जी चुराता है, गफलतें बढ़ जाती है, और जब गफलत और नवरापन ये बढ़ जाता है तो ये इसके साथ बहुत सारी बुराइयां लेकर आता है, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि मैंने सुना है कि इस शहर में, और इस शहर में क्या सब शहरों में अब तो हो गया है कि नवरापन ज्यादा है। गल्लों पर, होटलों पर, अड्डों पर, सड़कों पर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे रात के बैठे रहने वाले बहुत सारे लोग, और जहां ऐसा नवरापन और ऐसा बेकारीपन बढ़ जाता है तो अपने साथ बहुत सारी बुराइयां ले आता है। और इन्हीं बुराइयों का अभी मगरिब के बाद एक जिक्र किया मौलाना ने, मुझे इससे पहले भी सुनने मिला था कि भाई नशाखोरी भी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों के बढ़ने की वजह क्या है? ये
बैठे बैठे करने के काम कि जिसमें सिर्फ पैसे लगाए हुए हैं और फिजिकल डिलीवरियां भी नहीं मिल रही है, और ये शरीयत के एतबार से भी नाजायज है, और इससे सट्टा प्रमोट होता है, और नौरेपन से फिर बहुत सारी बुराई आती है। तो ये जायज है। जिसमें फिजिकल डिलीवरी मिलती हो तो वो तरीके में और 2-3 चीजें शामिल हो जाए तो वो जायज हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा फिजिकल डिलीवरी वाला प्लेटफॉर्म आप तलाश करो, मिल जाए तो मुझे भी बता देना कि भाई इसमें फिजिकल डिलीवरी मिलती है, तो उसका तरीका आप बता देंगे। तीसरा एक कारोबार है ऑनलाइन बिजनेस में, स्टॉक मार्केट ही ले लो चलो। तीसरा कारोबार है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट ये पहले भी बहुत चलता था, और कोविड के बाद तो बहुत चला, और पिछले 2-3 साल से तो ये हाल है कि फिर हर बच्चा अपने मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन लेकर बैठा हुआ है, और 50-100 रुपये से लेकर हजारों और लाखों रुपये तक इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, और उसमें डूबते भी है, डुबाते भी है, और कमाते भी है। और कुछ का हाल ये है कि गलत तरीके से कमाते हैं, नाजायज आमदनियां होती है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के हवाले से मैं थोड़ा सा तफसील के साथ आपके सामने बातें रखता हूँ। ये मेरे कपड़ों पर डिजाइन बहुत बन रही है, थोड़ी थोड़ी देर में डिजाइन आ रही है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार जिसको कहते हैं आप, ये शुरू कैसे हुआ? पहले छोटे छोटे कारोबार थे लोगों के, और छोटे कारोबार में कम मूड़ी और कम सरमाया चाहिए था, तो आदमी अकेले से अपना काम चला लेता। जरूरत पड़ गई तो ये शोएब साहब से ले लेते थे, फलाने साहब से ले लेते थे। तो इस तरीके से 2-3 लोगों की पार्टनरशिप के साथ काम हो जाता था। लेकिन जब कारोबार बढ़े और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बनी, और जिनका बजट अरबों और खरबों डॉलर में होने लगा, अब इतना सारा पैसा लाने का किधर से? और बिजनेस की ट्रिक्स भी ये होती है कि बंदा अपना सारा पैसा एक ही कारोबार में लगा दे, तो ये अच्छा भी नहीं माना जाता बिजनेसमैन के यहाँ। वो ऐसा कहते हैं कि भाई पैसा 3-4 अलग अलग सेगमेंट में लगना चाहिए, ताकि किसी एक फील्ड में किसी वजह से मंदी आ जाए तो अपना काम चलता रहना चाहिए। तो इसलिए किसी के पास पूरे पैसे हैं तब भी वो पूरी कंपनी अपने पैसों से नहीं खड़ी करता। वो चाहता है कि 30-40% ठीक है, 50% भी ठीक है, बाकी 50% तो लोगों के पैसे होने चाहिए। अब लोगों के पैसे लेने के लिए क्या तरीका कि ये शेयर बाजार का तरीका लाए, वे लोगों से पैसे लिए जाए पार्टनरशिप के तौर पर, और इनका पैसा लेकर अपनी कंपनी में लगाया जाए, बिजनेस किया जाए, जो प्रॉफिट आएगा हम भी खाएंगे, इन्वेस्टरों को भी देंगे। तो इस तरीके से पार्टनर्स बढ़ने लग गए। एक कंपनी में 2-3 के बजाय 1000-2000 और लाखों पार्टनरशिप बढ़ने लग गए, जिसका ये पूरा स्टॉक मार्केट का कारोबार बन गया। अब जो पार्ट होते हैं कंपनी में, पार्टनरशिप का जो हिस्सा है जिसको हम शेयर कहते हैं, उसका एक पूरा मार्केट बन गया कि हर कंपनी के कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो खरीदने बेचने के लिए उसमें रखे जाते हैं। जो भी चाहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको ये शेयर खरीदता है, उतना हिस्सा उसका उस कंपनी में हो जाता है। मिसाल के तौर पर कि मैंने टाटा स्टील के शेयर खरीदे, मैं टाटा स्टील के 1000 शेयर मैंने खरीद लिए, तो टाटा स्टील की जो कंपनी है उसका मैं एक छोटा सा पार्टनर बन गया। अब कंपनी का जो भी कारोबार होगा वो जैसे उसका नफा सब पार्टनरों को मिलता है, मुझे भी मिलेगा। कंपनी का जो कारोबार उसमें नुकसान हुआ, कंपनी डूब रही है तो उसके साथ मैं भी डूबूंगा। तो कंपनी में जो कुछ हो रहा है, जैसा वो सब पार्टनरों के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ भी जुड़ा हुआ। तो ये इस तरीके से स्टॉक मार्केट पूरा शुरू हो गया। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जैसे ये शोएब साहब है, शोएब साहब क्या करते हैं आप? जी आपका क्या कारोबार है? इमामत और मदरसा करते हैं, और कोई कारोबार नहीं है।
ये शोएब साहब ने मेरे साथ पार्टनरशिप की। मेरा कारोबार है या कोई कारोबार नहीं है, मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। शोएब साहब को कहा कि 2 लाख रुपये चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लाओ। तुमने कहा मैं क्या कारोबार करोगे? मैंने कहा कि मैं अल्कोहल लाकर बेचूंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपये दे दो। तो देंगे शोएब साहब कि भाई तू कारोबार कौन सा कर रहा है, नाजायज कारोबार करेगा, इसमें मैं पार्टनर नहीं बन सकता। यही होता है। कोई ऐसा कहे कि भाई चलो मुझे एक फिल्म बनानी है और फिल्म बनाने का 100 करोड़ रुपया खर्चा, इसके लिए तुम 10 लोग 10-10 लाख रुपया 10 लोग 10-10 करोड़ रुपया मुझे दे दो, तुम्हारी पार्टनरशिप। अब कोई कहे कि 10 करोड़ का एक पार्ट मैं भी लेता हूँ, तो फौरन देखेगा ये तो फिल्म बना रहा है, ये तो नाजायज कारोबार, इसमें कैसे पैसा लगा सकता। हम रियल लाइफ में पार्टनरशिप में ये चीजें देखते हैं कि नहीं, कि जिस धंधे में मैं पैसे लगा रहा हूं वो कारोबार सही भी है कि नहीं है। दूसरा ऐसा हुआ कि शोएब साहब के 2 लाख रुपए लेकर मैंने लगा दिए, किसमें? फिल्म में नहीं, अल्कोहल में भी नहीं। शोएब साहब ने समझाया और मैंने खजूर का कारोबार किया। 2 लाख रुपए शोएब साहब के लेके मैंने लगाए खजूर के कारोबार, हम दोनों पार्टनर। थोड़े दिन तक तो मैं सही सही चला। थोड़े दिन के बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट के गलत तरीके इख्तियार किए, खजूर के साथ म्यूजिक जोड़ दिया, खजूर के साथ औरतों की वीडियो जोड़ दी, खजूर में ऐसी ऐसी स्कीमें बनाई जो नाजायज है। तो ये जो मेरे पास आमदनी आ रही है, शोएब साहब के पास भी वही जाएगी ना। अब शोएब साहब ऐसा इनके सामने आएगा कि भाई मौलवी शोएब, तुमने तो जो खजूर के धंधे में पैसे दिए उसमें तो ये सब गड़बड़े हो रही है। शोएब साहब को पता चलेगा तो क्या करेंगे? भाई हमारा पैसा छाप दे, तुम्हारा अच्छी रहे, यही कहेंगे ना। तो ये सब चीजें स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं आप उसके पार्टनर हैं। तो जैसा रियल में हम पार्टनरशिप में ये सब चीजें देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हुए हमें उस कंपनी के बारे में सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना, वरना तो हमारा पैसा गलत चीज में लग जाए। जैसे एक कंपनी आई हुई कि भाई जोमेटो की कंपनी आई, उसके शेयर बाहर पड़े, चलो जोमेटो के शेयर बाहर पड़े, खरीद ले, फायदा है अभी इसमें। तो सीधा सीधा खरीद लेना नहीं है। जोमेटो काम क्या करता है, उसका कंपनी का पूरा बजट कितना है, उसमें लॉन कितनी बोल रही है, उसका ये जोमेटो फूड डिलीवरी के अलावा और भी कुछ करता है कि नहीं करता, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसे ही जो भी मार्केट में आके खरीद लेना। इसलिए स्टॉक मार्केट में यानी शेयर खरीदने के लिए जो हम पैसे लगाते हैं, इसमें उलमा ने 5-6 शर्तें बतलाई। इन 5-6 शर्तों की आप पाबंदी करते हैं तो इसका मतलब आपके पैसे सही जगह पर लग रहे हैं और उसका जो कारोबार होगा प्रॉफिट आएगा आपका सही आएगा। इन 5-6 शर्तों में से एक में भी फॉल्ट है, एक भी शर्त में गड़बड़ है, तो फिर आपका पैसा गलत जगह लगा हुआ है, उसमें से आने वाली आमदनी आपके लिए सही नहीं। तो 5-6 चीजें मैं बतलाता हूँ। इसमें से पहली चीज तो आपको पता लग गई कि जिस कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं उस कंपनी का मेन बिजनेस जायज और हलाल चीज का होना चाहिए। ठीक है। अब बैंक का कारोबार क्या है बताओ? कोई बैंकिंग कंपनी है, उसका कारोबार जायज और हलाल, नाजायज और हराम है, तो बैंकिंग के शेयर हम खरीद नहीं सकते। इंश्योरेंस कंपनियां, इनका काम क्या है? ये भी नाजायज है। इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे इनका मकसद अच्छा है कि जरूरत के टाइम पे किसी की मदद हो जाए, लेकिन तरीका इनका सूद और जुगार के साथ जुड़ा हुआ है। इंश्योरेंस का सेटअप जो हमारे देश में है, इसमें सूद और जुगार शामिल है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी, अच्छी बात है, देखो चाय में भी डिजाइन लग गई। तो इंश्योरेंस कंपनी के भी शेयर नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की कंपनियां हैं कुछ जो फिल्में बनाती है, म्यूजिक एल्बम बनाती है,
इसके शेयर भी हम नहीं खरीद सकते भाई। बुनियादी तौर पर मेन बिजनेस ही इसका गलत है। शुगर फैक्ट्री है कोई, शक्कर बनाने वाली, इसके शेयर भी हम नहीं खरीद सकते। ये भाई को ताज्जुब हो गया कि भाई शक्कर में क्या गलत है, रोज चाय में डाल डाल के पीते हैं, तो शक्कर की फैक्ट्री के शेयर क्यों नहीं खरीद सकते? आपको सवाल पैदा हुआ कि नहीं हुआ? शक्कर की फैक्ट्री के शेयर इसलिए नहीं खरीदे जाते कि शक्कर बनती किससे है जी? शेरड़ी से, गन्ने से। गन्ने से ये शक्कर बनती है, तो वो गन्ने का जो भूसा निकलता है, रस निकालने के बाद वो भूसा कहाँ जाता है पता है आपको? वो भूसा जाता है अल्कोहल बनने के लिए। तो ये भूसा सारा अल्कोहल बना, या तो शुगर फैक्ट्री खुद अल्कोहल बनाती है साइड में, या अल्कोहल वालों को बेचते हैं और उसके भी प्रॉफिट डाल के शुगर के शेयर में डाल देते हो। इसलिए शुगर फैक्ट्री के शेयर भी, ये भी सही नहीं हुआ। इसी तरीके से वेपन्स और हथियार बनाने वाली कंपनियां, इनके शेयर भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनका मेन बिजनेस, वैसे हथियार बनाना तो गलत नहीं है, लेकिन उसको आम तौर से जालिमों के हाथ में बेचा जा रहा है, जिनके जरिए से मासूम और बेकसूर मजलूम लोगों पर वो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वेपन्स की कंपनी है कोई हथियार की, उसके शेयर आप नहीं खरीद सकते। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो है, आपने तो मेरा इल्म छुपा दिया। अहमदाबाद में एक चीज का बहुत फायदा होता है कि हमेशा चाय अच्छी मिलती है अक्सर जगह पर। तो पहली चीज, जिस कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने हैं उसके बारे में यह देखना है कि कंपनी का मेन बिजनेस ये जायज और हलाल होना चाहिए। जिस कंपनी का मेन बिजनेस ही गलत है तो उसका शेयर आप खरीद नहीं सकते। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का मेन बिजनेस तो सही है, जैसे बाटा की कंपनी हो गई कि क्या बनाती है, जूते बनाती है, लेकिन ज्यादा पड़े हुए पैसे वो डिपॉजिट करवा देते हैं, बैंकों में रखे हुए, और उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसको भी नफे में शुमार कर देते हैं। या ज्यादा पैसे हैं तो वो किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी कि थोड़ा सा रिजर्व फंड जो है ना, हमको किसी और जगह पर भी रखना चाहिए ताकि हमारे रनिंग बिजनेस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो इसका नफा भी हम सेट करके इन्वेस्टरों को और पार्टनर्स को दे सके। तो कभी कभी कंपनियां थोड़ा सा फंड दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती है। तो मेन बिजनेस तो उसका जूते बनाने का सही है, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसका गलत कारोबार में लगा हुआ या बैंक में डिपॉजिट किया हुआ, तो उस वक्त ये देखना होगा कि ये जो साइड बिजनेस कंपनी ने पकड़ा हुआ है या ज्यादा पैसा जो डिपॉजिट के तौर पर रखा हुआ है, वो कंपनी की टोटल वैल्यू के 33% से कम होना चाहिए, अंडर 33%, 33% से कम होना चाहिए। अगर साइड बिजनेस में लगा हुआ पैसा 33% से ज्यादा है और वो साइड बिजनेस गलत चीज का है, तो फिर पूरी कंपनी का शेयर गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी मेन बिजनेस के अलावा साइड में भी कुछ इनकम करती है कि नहीं। साइड की इनकम अगर गलत है तो 33% से अंदर होनी चाहिए, और सही है तो फिर कोई हरकत नहीं। तीसरी शर्त यह है कि ये जो कंपनी ने साइड बिजनेस के तौर पर डिपॉजिट में पैसे रखे हैं या कोई गलत कारोबार में पैसे लगाए हुए हैं, उसमें से आने वाला टोटल प्रॉफिट कितना है। भाई फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, मैं बाटा कंपनी को जानकर नहीं बताता, मिसाल बतलाता हूँ कि बाटा कंपनी हमने पकड़ी है, उसका मेन बिजनेस जूते बनाकर बेचने का है, वो जायज बिजनेस है, लेकिन उसने
20% अपना फंड जो है ये किसी फिल्म इंडस्ट्री वाली कंपनी में लगाया है और उसमें से उसको प्रॉफिट आता है, और वो प्रॉफिट और ये जूतों का प्रॉफिट सब मिलाकर फिर ये दे रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आया है फिल्म इंडस्ट्री वाले में से, उसको इसने इसमें शामिल किया है। तो अब टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट बना है, इस प्रॉफिट में ये गलत आने वाला प्रॉफिट 5% से कम होना चाहिए। अगर ये गलत आने वाला प्रॉफिट 5% से ज्यादा हो रहा है, तब भी इस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते जी। तो भाई ये गलत जगह पर डिपॉजिट की हुई है, गलत कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है ये कंपनी के टोटल प्रॉफिट के 5% से नीचे होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट में 5% से ज्यादा हो गया तब इसके शेयर नहीं खरीद सकता। ये तीसरी बात हो गई। चौथी चीज ये है कि कंपनी ने सूदी लोन लिया हुआ ना हो। आप कहोगे मौल साहब ये भी कंपनी लाइन बताई दो मैंने कि जिसमें लोन ना ले। हमारे मुल्क में कुछ मजबूरियां है, कुछ जरूरतें है। हर कंपनी को, और कंपनी को क्या, हर छोटे बड़े बिजनेसमैन को लोन की जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारे मसाइल आते हैं मौलाना कि मौल साहब आमा लोन लेवी पड़े, उसे शू करिए, नहीं लेता तो भी तकलीफ है, लइए तो भी तकलीफ है। तो चौथी शर्त यह है कि कंपनी ने सूदी लोन लिया हुआ ना हो, और अगर लिया भी है तो वो टोटल कंपनी की जो वैल्यू है उसके 33% से लोन बढ़नी नहीं चाहिए। 33% से लोन बढ़ जाएगी तब भी इस कंपनी का शेयर खरीदना जायज नहीं है। भाई कंपनी तो है जोमेटो, फूड डिलीवरी का काम, लेकिन इसने बैंकों से या सूदी लोन फाइनेंसरों से किसी से भी ली हुई, और लोन कितनी है कि 40% लोन, ये शेयर गया नाजायज। ये चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज कि ये जो जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं उसका, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने बाटा लिया था कि बाटा का 80% तो जूते के कारोबार में लगा हुआ है और 20% लगा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें से जो इनकम आ रही है वो 3% ही हो रही है। टोटल कंपनी की इनकम में 3% हो रही है। तो अब हमारे पास जो नफा आएगा शेयर का, हमारे पास जो डिविडेंड आएगा शेयर का, तो हमें उसमें से 3% निकालकर सदका कर देना होगा। भाई इतना, यानी 5% से कम नफा नाजायज चीजों से आ रहा है तो इसका शेयर खरीदना जायज है। इसका मतलब नहीं कि ये नफा भी खा जाना है। ये जो सूद वाला और फिल्म इंडस्ट्री में आया है वो तब शेयर खरीदना जायज है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जायज है, लेकिन ये जो नफा आ रहा है 5% से कम गलत आमदनी में से, उसको सदका करना हो। और आखिरी चीज ये है कि जो कंपनी ऐसी है कि अभी फिजिकली कंपनी वजूद में नहीं आई, सिर्फ ऑन पेपर है, कंपनी का अभी कुछ भी एसेट तैयार नहीं हुआ, तो जिस कंपनी का ऐसा है कि अभी 50% से ज्यादा एसेट तैयार नहीं हुआ, 50% से ज्यादा फिजिकली तौर पर कंपनी खड़ी नहीं हुई, तो उसके शेयर खरीदना तो जायज होगा, लेकिन उसको आगे बेच नहीं सकते। आगे बेचना है तो उसी भाव में बेचना होगा जिस भाव में खरीदा है, प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि इसका काम ही शुरू नहीं हुआ। काम शुरू नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये 15 लोगों ने जो 10-10 लाख रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं और कागज पर सबकी पार्टनरशिप हुई है, हम ये करेंगे और कंपनी बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, अभी किया कुछ भी नहीं। और उससे पहले ही मेरा जो हिस्सा था 10%, उसमें से मैंने 2% हिस्सा ये मौलाना को बेच दिया कि भाई मारा 10 लाख रुपया जो लागेला છે આ કંપનીમાં, એમાં મારો શેર કંપનીના અંદર 8% થાય છે, એમાંથી 2% શેર તને વેચું છું। મેં 2% શેર કંપનીનો રાખ્યો છે 3 લાખમાં, હું તારા જોડેથી 3.5 લાખમાં
तो ये जायज़ नहीं। पहले कंपनी वजूद में आनी चाहिए, कंपनी के कुछ ना कुछ एसेट बनने चाहिए जो 50% से ज़्यादा हो, उसके बाद ही उसमें प्रॉफिट के साथ शेयर बेचा जा सकता है, उससे पहले नहीं बेचा जा सकता। उससे पहले बेचने का मतलब कि अभी तुम पैसा बेच रहे हो और मेरे 3 लाख रुपये में 3.5 लाख रुपये के बदले में बेचूंगा तो इसको क्या कहेंगे? सूद कहेंगे। तो इसलिए जो कंपनी फिजिकली तौर पर वजूद में नहीं आई है, अभी उसके एसेट 50% से ज्यादा फिजिकल डेवलप नहीं हुए हैं, उससे पहले उस कंपनी के शेयर प्रॉफिट के साथ आगे नहीं बेचे जा सकते। सेम वैल्यू में तो बेचे जा सकते, प्रॉफिट के साथ नहीं बेचे जा सकते। तो ये 5 चीजें हो गई जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, बुनियादी चीजें हैं कि ये शर्तें नहीं अगर तो शेयर खरीदना जायज नहीं है, और उस इन शर्तों में गड़बड़ है और शेयर खरीद लिया आपने तो उसका प्रॉफिट भी जायज नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये बहुत सारे लोग करोड़ों की तादाद में हमारे मुल्क के नौजवान, बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब जो दे धनाधन स्टॉक मार्केट में घुस रहे, शर्तों का ख्याल रखता कौन है? शर्तों का कौन ख्याल रखता? ख्याल रखने की दूर की बात है, मालूम भी नहीं करते, तो इनका कारोबार कहां से जायज हो सकता? जो भी आईपीओ आया कि भाई ये आईपीओ आया है, चलो टूट पड़ो इसमें भर दो, लग जाएगा तो अपनी किस्मत बन जाएगी, और नहीं लगेगा तो भी अपना पैसा तो सेफज है। तो उसके नतीजे में वो दे दनादन सब नौजवान अपना रियल कारोबार, जो फिजिकल कारोबार है, उसको छोड़ छोड़ के इसमें कमी कर करके वो पैसा लगा रहा है इधर, जिसके नतीजे में नाजायज कारोबार, नाजायज आमदनी आ रही है, उसके नुकसान सामने है। तो इन 5 या 6 चीज जो मैंने बताई, इसका ख्याल करना जरूरी है, इसके बगैर शेयर बाजार में एंट्री नहीं हो सकती। अच्छा, आप कहोगे कि मौलवी साहब आप बतू जोवा जवो क्या, कई कंपनी ना કેટલા ટકા શું છે, કયા જગ્યા રોકેલા છે, બધું જોવા કોણ, ક્યાંથી જોવાનું? कंपनी की वेबसाइट देखो, जो कंपनी इसके शेयर अपने मार्केट में रख रही है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें कंपनी उसी वक्त लिस्टेड हो सकती है जब कंपनी अपनी सारी डिटेल आम लोगों के लिए इंटरनेट के जरिए से या दूसरे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसके जरिए से आम ना कर दे। जिस बंदे को इसमें पैसा लगाना है वो देखना चाहे तो कंपनी की A to Z सारी चीजें उसके सामने आ सकती है। कंपनी बनाई किसने, चलाने वाले लोग कौन है, चलाने का बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मेथड्स क्या है, कितना बाकी है, कितना कहाँ है, कहाँ खर्चा होता है, किस तरीके से नफा आता है, सब चीजें खोलकर रखना इनके लिए जरूरी है, तभी जाकर इसके शेयर मार्केट में आ सकते हैं। तो कंपनी ने तो पहले से रख दिया है, ना देखे बगैर शेयर खरीद लेना, ये तो हमारी कमजोरी है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब तुम कहते तो है कि वेबसाइट पर सारी चीजें रखी हुई है, लेकिन इतना सारा पढ़ेगा कौन? एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं और अपने ज्यादा तो खरीदने के नहीं है, 50, 100, 200 शेयर, इससे ज्यादा तो खरीदने नहीं है। और 200 शेयर में मिल के नफा कितना मिलेगा, उसके लिए इतना ज्यादा पढ़ने का? वेबसाइट पर तो पेज के पेज भरे हुए हैं, कौन पढ़े? फिर करते क्यों? तो फिर करते क्यों का? आपको आमदनी चाहिए, कारोबार चाहिए, तो पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन सब में लोग चाहते हैं कि आसानी मिल जाए, कि आसानी लाके दे दो। अब आसानी का इतना बुरा हाल हुआ है कि हर हफ्ते में 2, 4, 5 लोगों के फोन मैसेज आते हैं, सीधा जिस कंपनी के शेयर खरीदने कंपनी का नाम लेते हैं कि मुफ्ती साहब आना शेयर लेवाई का ना लेवाई। अब जैसे हम नवरे बैठे हैं, कंपनी की लिस्ट चेक करते बैठेंगे, ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, और इसके शेयर खरीदने के कि नहीं खरीदने के, बस लोगों को ये बताते फिर हमारा अपना धंधा ये हो गया कि भाई सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया, मुफ्ती साहब इसका शेयर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। अच्छा, अभी तो देखा कि इसका मैसेज आया हुआ है, दूसरे का फोन आ गया, तीसरे का आ गया, 3 कंपनियों के
वो ट्रैफिक हो गया कि इसका चेक करने का बाकी है, और शाम हो गई तो आ गया फिर से क्वेश्चन मार्क कि मुफ्ती साहब आनो जवाब हजी सूटी आप्यो ना था, जल्दी जवाब आलजो ना, आईपीओ जतो रहवानो છે અમારો ભરવો છે। तो कहाँ जा रहे भाई? कमाते तुम हो, इन्वेस्टमेंट तुम्हें करना है, प्रॉफिट तुम्हें कमाना है, और सारी तहकीकात हम करके थे। लोग आसानियां चाहते हैं, और लोगों की इस आसानी को सामने रखकर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं कि जिसमें आपको सारे शेयर के बारे में जायज नाजायज हलाल हराम की पहचान करा दी जाती है कि भाई सिर्फ आप उसके अंदर शेयर का नाम डाल दो तो आपको बता देंगे कि भाई इसमें ये गड़बड़ है इसलिए नाजायज है, या इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ये शेयर जायज है। ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। अब इन प्लेटफॉर्मों में ज़्यादातर सवाल मेरे पास आता है कि मौलाना एक एप्लीकेशन है इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए से शेयर देखना कि ये जायज़ है कि नहीं है, इसके शेयर खरीद सकते हैं, इस एप्लीकेशन पे भरोसा करे कि ना करे, ऐसा सवाल। तो अपने को एप्लीकेशन बनाने वालों को भी देखना है भाई ये बनाने वाले कौन है और सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं करते। तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के बारे में आता है भाई ये एप्लीकेशन के जरिए से चेक करके शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बात मैं आप लोग तमाम के सामने कह रहा हूँ आज कि इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के बारे में बहुत तहकीक की लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। पहले तो इसकी टीम कौन है वो भी नहीं बताते थे, अब इसकी कोई टीम ऑनलाइन बताती है कि फाउंडर ये है, शरिया एडवाइजर ये है, को शरिया एडवाइजर ये है, और ये है, ये 5-6 चेहरे बताते हैं, और सब चेहरों के साथ एक एक नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है कि ये चेहरा फलाने साहब का है, ये काम करते हैं, यहाँ से पढ़े हुए ये करते हैं। लेकिन वो चेहरे इस इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर की ऐप के टीम के अलावा और किसी जगह नहीं दिखते। बहुत तलाश किया भाई ये बंदा कहीं और मिल जाए तो सही है कि गलत है, और ये काम कर रहा है तो सही है। तो इसलिए इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के बारे में मैं खामोशी ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मुझे पता नहीं है कौन लोग चलाते हैं, सही चलाते हैं, गलत चलाते हैं, आपको करना है, आप खुद तहकीक कर लो। अलबत्ता इसके लिए एक प्लेटफॉर्म कि जिसमें शेयर जायज़ है कि नाजायज़ है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमने भी सोचा कि बना दे। तो एक टीम थी ऐसे माहिरीन की, एक्सपर्ट की, कि जो इसके पीछे मेहनत कर रही थी। उसकी शरिया एडवाइज़र टीम में हम शामिल हो गए, 3-4 मुफ्तियाने किराम, भाई किसी तरीके से इसका काम शुरू हो जाए और लोगों के लिए एक भरोसामंद प्लेटफॉर्म मिल जाए। लेकिन वो काम अभी आधा है, बहुत सारे मराहिल काम के थे, आधा काम हुआ है और टीम के लोग थक गए हैं, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। एक एक कंपनी की सारी स्टडी करो, सारी चीजें, और फिर एक मरतबा नहीं, हर 10-15 दिन में चेक करो कि कुछ बदल गया कि नहीं। तो बंदे लगाने पड़े, मेहनत करनी पड़े। अब जो बंदे माहिरीन है, जो कर सकते मेहनत, उन लोगों की भी अपनी ज़रूरियात है। पहले तो वो लोग ज़्यादा टाइम देते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे, अब उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए वो जॉब और बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ी सी देर हो रही है। इस बीच में एक और प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया जो बिल्कुल ट्रस्टेड है और ऑथेंटिक है, भरोसे के काबिल है, लेकिन अभी उसका ऐप मार्केट में आया नहीं। ऐप बन चुका है, सारी चीजें रेडी है, लेकिन अभी उसको ये ऐप का क्या है, स्टोर, प्ले स्टोर और एप्पल का स्टोर, ये दोनों पर रखा नहीं है। अभी चेकिंग के पीरियड में है। कुछ महीने टीम के लोग और दूसरे माहिरीन और कुछ उलमा इसको चेक कर रहे हैं। चेकिंग के पीरियड से पास हो जाएगा, उसके बाद ये ऐप स्टोर पर और सब जगह आ जाएगा। ये भरोसेमंद है, इसके पीछे हमारे देश के बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम जुड़े हुए, एक्सपर्ट की टीम जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऐप आ जाएगी
और अच्छे तरीके पर लोगों के लिए फायदे का एक काम हो जाएगा। तो एक चीज ये हो गई। शेयर बाजार में एक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज दूसरे नंबर पर है SIP, कि SIP में इन्वेस्टमेंट करना क्या है, और उसी को दूसरे लफ्जों में कहो तो म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्या है। तो पहले SIP और म्यूचुअल फंड है क्या वो समझ लो, उसके बाद उसकी सही और गलत चीज हम आपके सामने रखते हैं। म्यूचुअल फंड कहते हैं कि जैसे मुझे शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे लगाने हैं, लेकिन कंपनी जायज है कि ना जायज है, और प्रॉफिट देगी कि नुकसान देगी, इसके शेयर लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। अब मैं कहाँ देखता फिरूंगा, मुझे अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है, ये तो थोड़े से पैसे साइड में इन्वेस्टमेंट करने हैं, इसलिए शेयर बाजार में जाना है। लेकिन शेयर बाजार में इतना सारा पढ़ने का देखने का, तो फिर करे तो कैसे करे। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने एक बंदे को कहा कि जो भाई હું 2 લાખ રૂપિયા તને આપું છું, તું મારા આ 2 લાખ રૂપિયા શેર બજારમાં સહી રીતે જોઈને લગા, નફો થવો જોઈએ, ध्यान રાખીને नुकसान ना થાય, जायज वस्तुओं मत लगाओ। अब ये बीच वाला बंदा कहेगा भाई तेरी तरफ से ये सब मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। तो मैंने कहा जो प्रॉफिट हो उसमें से 10% तेरा। अब तैयार हो जाएगा, मेरा भी काम ले लेगा, आपका भी ले लेगा, आपका भी ले लेगा, आपका भी ले लेगा, आपका भी ले लेगा, सबका काम लेगा। वे तुम्हारे पैसे मुझे दो, मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करूंगा और सही देख देख के करूंगा, प्रॉफिट भी लाऊंगा और ये सब चीजें करूंगा, और तुमको 90% तुमको दे दूंगा, 10% मैं ले लूंगा। तो ये जो बिचौलिया हो गया उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, लोगों से पैसे लेता है और उसको शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों में रोकता है, और उसमें से प्रॉफिट करके अपना कट लेके बाकी इन्वेस्टरों को देता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड वाले लोग ऐसे हैं कि जिनको शरीयत से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनको फायदा लगा HDFC में तो उसमें लगा दिया, इनको फायदा लगा बिरला सन लाइफ में तो उसमें लगा दिया, इनको फायदा लगा रेड चिल्ली में तो उसमें लगा दिया, जहां इनको फायदा नजर आए वहां लगा दिया। तो फिर हमारे लिए गड़बड़ कि मौलवी साहब म्यूचुअल फंड में फायदो शू, हमें हमारा पैसा लगाया और ये तो नाजायज करे ना पैसे। तो इन सब चीजों को देखते हुए टाटा जो है, टाटा ने एक जायज प्लेटफॉर्म बनाया मुस्लिम इन्वेस्टरों के लिए, टाटा का एथिकल फंड, टाटा एथिकल फंड। उसने मुल्क के और मुल्क के बाहर के बहुत सारे उलमा और इदारों का राब्ता किया और उनके पास से अपनी सारी चीज़ें, स्ट्रेटेजी और अपना सारा एक्सेस दिया इनको, और उसके बाद इनके पास से सर्टिफिकेट लिए, और इनके राय मशवरे से अब टाटा का एथिकल फंड मुस्लिम इन्वेस्टरों का पैसा लेकर सिर्फ जायज शेयरों में लगाता है और उसका प्रॉफिट मुस्लिम इन्वेस्टरों को देता है। अब तक आज तक जो आप मैं बयान कर रहा हूं, तब तक तो टाटा का एथिकल फंड जो है ये अपने उलमा और माहिरीन के साथ मिलकर इनके सर्टिफिकेट के साथ काम कर रहा है। तो अभी के लिए तो मैं कह सकता हूं कि आपको कोई जायज म्यूचुअल फंड चाहिए, हलाल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, तो टाटा के एथिकल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका पैसा जायज शेयरों में लगाएगा और नफा करके अपना फीसद लेकर बाकी का प्रॉफिट आपको देगा। लेकिन मुस्तकबिल में अगर टाटा का एथिकल फंड अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले तो आपके ऊपर है, वो आपको देखना होगा। वो कहेगा ना भाई हमारा बदुआ में नथी करो, तो बदल दे। रतन जी चले गए, नए कोई साहब आ गए, तो अब वो ऐसा कहे कि ना ये सब नहीं चलेगा, शरीयत के बेस पर अब नहीं चलेगा, तो बदल दे, तो फिर वो आप देख लेना। मैं आज तक के लिए तो बताता हूँ कि टाटा के एथिकल फंड में हलाल इन्वेस्टमेंट का ये ऑप्शन है। और SIP की बात है तो SIP कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आए। पहले ऐसा था कि जिसके पास ज्यादा पैसे है वो बड़ी मिकदार में पैसे म्यूचुअल फंड को देते थे या डायरेक्ट शेयर खरीदते थे। कुछ लोग ऐसे हैं छोटे छोटे कमाने वाले कि रोज के हम 100 रुपये बचाते हैं, रोज के 500 रुपये बचाते हैं, वो बचत बैंक में रखवाते हैं, किसी सोसाइटी और मंडली के पास रखवाते हैं। तो इससे तो अच्छा हम रोज के ये पैसे
शेयर बाजार में लगावे, रोज के 100 रुपये, महीने के 500 रुपये, महीने के 1000 रुपये शेयर बाजार में लगाते रहे, वो चलते रहे और नफे के साथ हमारे पास आते रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कंपनियों ने ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए जो सिस्टम के साथ अपनी तरतीब बनाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसकी जो तरतीब बनाई है इसको कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आपके इन्वेस्टमेंट की तरतीब आप खुद बनाए। आप 500 रुपये लगाना चाहते हैं तो ठीक है 500 लाओ, आप 1000 लगाना चाहते हैं तो 1000 लाओ, आप महीने के 100 से लेकर महीने के 3 लाख और 2 लाख और 1.5 लाख तक की मिकदार है, इतने इतने पैसे आप एक महीने के इसमें लगा सकते हैं। तो वो इसको कहते हैं SIP। तो SIP में भी आपको यही देखना पड़ेगा कि जो SIP वाला ऐसा है कि आपके पैसे लेकर जायज कंपनियों में लगाता है तो उसको पैसे देकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें से आया हुआ प्रॉफिट सही है। जो SIP वाला ऐसा है कि किसी में भी लगा देता है, जायज नाजायज नहीं देखता, तो उसके साथ SIP करना और उसमें पैसा लगाना आपके लिए जायज नहीं होगा। तो ऐसी SIP ये टाटा एथिकल फंड की है, टाटा एथिकल फंड की SIP भी है, उसमें आप जायज तरीके पर लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारी SIP नाजायज भी है, जैसे ICICI बैंक की और दूसरे बहुत सारे, तो वो जायज नहीं है। तो ये शेयर बाजार के हवाले से ये चंद चीजें आपके सामने रखी। अब 3 चीजें सिर्फ रह गई है शेयर बाजार की, वो 3 चीजें, और एक चीज मुझे आपको अपनी तरफ से बतानी है। शेयर बाजार में एक मसला ये आता है सेम डे ट्रेडिंग का, कि आज शेयर खरीदे, आज के आज बेच दो और नफा कमा लो। सुबह में खरीदे, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, शाम होने से पहले इसके शेयर बेच दो और प्रॉफिट कमाओ। तो ये जायज है कि नहीं? तो इसमें एक चीज लोगों के सामने ही आती है कि जो शेयर हमने आज खरीदे उसका कब्जा हमको आज मिलता नहीं है। मोतबर उलमाए किराम की ये बात है, लेकिन ये मोतबर उलमाए किराम भी इसके साथ एक चीज बढ़ाते हैं कि एहतियात ये है कि भाई कल बेचो ना, एहतियात ये है कि कल बेचो। कुछ उलमाए किराम वो है जिनकी राय पहले से एहतियात वाली है, वो ऐसा कहते हैं कि भाई जो शेयर अभी आपने खरीदे है, जब तक आपके अकाउंट में कल तक नहीं आएंगे तो कल तक इसको बेचना जायज नहीं है। मेरी आप राय पूछते हैं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी पर्सनल राय ये है कि जो शेयर आपने खरीदा है, आपके अकाउंट में जो पैसे मौजूद है उसके जरिए से आपने खरीदा है, उसको आप आज के आज बेच सकते हैं, और आज के आज बेचने में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ये आपके लिए जायज है। तो ये सेम डे ट्रेडिंग का मसला हो गया। अब हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग, और हमारे नौजवान आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा गिर रहे हैं। अच्छा, ये वाला गिलास तो मैं भूल ही गया मौलाना, देखते हैं। नौजवान हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा पड़ रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है कि इसमें शेयर खरीदने का कोई मकसद नहीं है कि वे शेयर खरीद के रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा ये पार्टनरशिप करेंगे और जब बढ़ेगा तब, ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। ज्यादातर ऐसा होता है इसके अंदर कि भाई ये शेयर बुक करके रखो और फिर नफा या नुकसान होगा तो आगे हमें लेने तो नहीं, अपने अकाउंट में लेने दिए, वापस दे देने, नफा हो गया तो ऊपर के पैसे हम ले लेंगे और नुकसान हो गया तो ऊपर के पैसे दे देंगे, ओरिजिनल शेयर के पैसे देने के थे। तो फिर इसको कौन जायज कह सकता है? तो यही तो सट्टा बाजार है। आपने शेयर खरीदे नहीं, आपने पैसे भी नहीं दिए और उसमें नफा हो गया तो ऊपर का खाली पैसा हम ले लेंगे, नुकसान हो गया तो जो जितना नुकसान हो उतना पैसे दे देंगे। तो ये तो सट्टा है और ये इसलिए जायज नहीं है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जायज नहीं है। इसी तरीके से एक फ्यूचर सेल होता है, इसमें भी एक तारीख नक्की की जाती है कि भाई नवंबर की 10 तारीख को ओरिजिनल इसका सौदा होगा, तब तक के लिए ये रुका हुआ है। और नवंबर की 10 तारीख आती है तो उस वक्त भी ये होता है कि शेयर खरीदते नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो ले लेंगे, नुकसान हुआ तो दे। फ्यूचर सेल में भी ज्यादातर यही होता है कि अभी ना पैसे देने के, अभी ना शेयर मिलेंगे।
जो कुछ होगा नवंबर की 10 तारीख को होगा। तो ये तो उधार की उधार के साथ दे, तो जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से उसमें भी आमतौर से होता यह है कि लोगों का मकसद पैसे लगाकर शेयर खरीदना कम होता है और ज्यादा खाली उस दिन देखेंगे 10 नवंबर को भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट ले लेंगे और कम हो गया तो नुकसान दे देंगे। तो ये भी इसलिए जायज़ नहीं है। तो फ्यूचर सेल हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, या उसको कॉल और पुट का ऑप्शन कहते हो, ये जायज़ नहीं है। शेयर बाजार में ये चीज ही जायज़ और फायदामंद है कि आप अपने पैसों से शेयर खरीदो, जायज़ और हलाल देखकर खरीदो, और फिर आज बेचना हो तो आज, या कभी भी बेचना हो तो बेचो, और उसमें वो चेक करके कि जितनी इनकम नॉन हलाल सोर्स से आई हुई है इतना आप सदका कर दो। यही जायज़ और बेहतर तरीका है, इसके अलावा गड़बड़े ज़्यादा है। तो ये स्टॉक मार्केट के हवाले से जो बातें मुझे आपके सामने रखनी थी रख दी। अब आखिर में एक बात मैं कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग देख रहे थे कि भाई मौलवी साहब आया है तो ये शेयर बाजार અને ऑनलाइन कारोबार की बात करे છે। अब हमारा ऑनलाइन से भी कोई लेना देना नहीं है, शेयर बाजार से भी कोई लेना देना नहीं है, खाली खाली 1.5 घंटा बैठ के करें तो क्या करें। भाई मुझे तो जो मौजू दिया गया था मैं वही बोलूंगा, लेकिन एक बात मैं सबके काम की बता देता हूँ, और इसलिए बताता हूँ कि इसमें गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है और इसकी गड़बड़ बहुत खतरनाक हद तक पहुंचती है। वो है हमारा अपना फैमिली कारोबार जो है, फैमिली कारोबार में होने वाली गड़बड़। अब्बा ने एक कारोबार शुरू किया था, बाद में उसमें बेटे शामिल हो गए, तो बेटे जब शामिल हुए तो बेटों की कोई हैसियत तय नहीं की कि बेटा शामिल होगा तो किस तरीके से होगा, ये गड़बड़। इसका मंजर कैसा होता है तो जरा सा मैं मंजर आपके सामने रखता हूँ कि अब्बा ने एक कारोबार शुरू किया 1975 में, इधर बाहर दिल्ली चकला में एक छोटी सी दुकान लेके 1975 में कारोबार शुरू कर दिया। अब इनका पहले नंबर का बेटा जो था, ये पहले नंबर का बेटा 10वीं के अंदर फेल हुआ। 10वीं में फेल हुआ, अब्बा ने कहा कि बेटा रहने दे, तेरे से पढ़ाई होने की नहीं है, वैसे भी दुकान पे जरूरत है, कल से दुकान पे आ जाइए। अम्मी ने भी कहा कि ठीक है बेटा, अपनी दुकान है, वैसे भी कल भी तेरे को देखने की, आज भी तेरे को देखने की है, तो अब्बा के साथ दुकान पे चला जा। घर का लड़का है, घर में खाएगा पिएगा, उसको जो कुछ वापरने के लिए पैसे चाहिए हम दे देंगे। कुछ हैसियत तय नहीं हुई, दूसरे दिन से बेटा जाना शुरू हो गया। 1980 में पहले नंबर का बेटा जाना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर का बेटा पढ़ाई में अच्छा था, 10वीं ने 12वीं में अच्छा स्कोर किया और लगा इसको कि डॉक्टर बनाने जैसा है। तो उसी पीढ़ी में से जो अब्बा की शुरू की हुई थी और बड़े भाईजान उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसी पीढ़ी में से पैसे निकाल निकाल के फीस भर भर के दूसरे नंबर के साहब को डॉक्टर बनाया। तीसरे नंबर के बेटे के लिए कभी तीसरे नंबर का भी कुछ खास पढ़ाई करके आगे जाए ऐसा लगता नहीं है। तो क्या करो कि अब्बा ने कहा कि बेटा अब दुकान में जरूरत है, बाहर का कोई बंदा रखे तो उस पर भरोसा जल्दी से आता नहीं है, इसलिए ऐसा कर कि तू भी दुकान पे आ जा। वैसे अभी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को भी समाज देखना पड़ता है, थोड़ा सा समाज में आना जाना रहता है, तो तू आ जा तो अच्छा है। तो तीसरे नंबर का बेटा भी 1990 में लग गया। चौथे नंबर का बेटा ऐसा था कि वो पढ़ाई का भी नहीं था और इस कारोबार में जरूरत भी नहीं थी, तो वो इधर उधर रखड़े, इससे तो अच्छा ये है कि उसको नया कारोबार शुरू करा दो। तो दो भाइयों ने और बड़े अब्बा ने मिलकर ऐसा किया कि 1998 में थोड़ी सी मूड़ी इसमें से निकाली और थोड़ा सा कर्ज लेकर किसी तरीके से एक क्रेडिट कार्ड की तरतीब ये होती है कि बैंक अपने किसी अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देता है और एक लिमिट देता है कि इतनी लिमिट तुम्हारे पास है, इतनी लिमिट में तुम खरीदारी करो या कैश पैसे निकालो, इतने दिनों में तुम वापस भर दोगे तो तुम्हें कोई सूद नहीं होगा। लेकिन अगर इतने दिनों में तुम नहीं भरते हो, उसमें लेट होता है, तो आपको फिर इतना इतना सूद देना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड की बेसिक तरतीब। इसमें शुरू में
उलमाए किराम की दो राय थी। कुछ उलमाए किराम ये कहते थे कि भाई ये क्रेडिट कार्ड जायज़ ही नहीं है, इसलिए कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल है कि तुम लेट पेमेंट करोगे तो तुम्हें पेनल्टी और सूद देना है, और जिस कॉन्ट्रैक्ट में सूद देने की बात कही गई है वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, इसलिए क्रेडिट कार्ड लेना और उसको इस्तेमाल करना नाजायज़। ये एक तरह के उलमाए किराम की राय थी। कुछ उलमाए किराम की ये राय थी कि जिस बंदे को कॉन्फिडेंस है कि मैं लिमिट के अंदर पेमेंट कर दूंगा और सूद नहीं आने दूंगा, कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए जायज़ है। और रह गई कॉन्ट्रैक्ट में इस बात की, तो ये उसके इख्तियार से नहीं हुआ, इसलिए उसको जायज़ कहते थे। लेकिन इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे उलमाए किराम की जो इसको जायज़ कहने वाले थे, उन उलमाए किराम की राय अब यह हो गई है कि अब क्रेडिट कार्ड नाजायज़ है। एक वजह तो वही हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सूदी चीज शामिल होती है। दूसरी वजह यह हो गई कि क्रेडिट कार्ड के जरिए से फजूल खर्चियां बढ़ गई, जो चीज जरूरत की नहीं है वो भी खरीदना शुरू हो गए। और जब फजूल खर्ची बढ़ जाती है तो इसके नतीजे में जो कॉन्फिडेंस की बात कही थी जायज़ कहने वाले उलमाए किराम ने, वो कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है कि आज आपने मोबाइल खरीदा और आपको कॉन्फिडेंस है कि सारे इंस्टॉलमेंट टाइम पर भर दूंगा, मैं जरा सा भी लेट नहीं होने दूंगा। कल दूसरी चीज आपके सामने आ गई कि फ्रीज भी नहीं लेता ही है, और फ्रीज भी ले लिया आपने। कल तीसरी चीज सामने आ गई, तो जो चीज जरूरत की नहीं है वो भी खरीदना शुरू हो गया, फजूल खर्चियां बढ़ गई। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो दिन आ जाता है कि आप लेट हो जाते हैं और सूद भरना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता, आपने ऑटो पे का ऑप्शन ऑन कर दिया था कि मेरे डेबिट में से, मेरे अकाउंट में से पड़े पैसे डायरेक्ट कट जाए, मुझे याद रखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कभी कभी ऑटो पे का ऑप्शन वर्क नहीं करता है और आपको सूद देना पड़ता है। तो इसलिए अब ज्यादातर उलमाए किराम की राय ये है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज नहीं है। और जबकि ये बातें रोज सामने आ रही है कि क्रेडिट कार्ड के नतीजे में सिर्फ फजूल खर्ची नहीं, अब और गड़बड़ भी सामने आ रही है कि कैश निकाल कर या मोबाइल खरीद कर और चीजें खरीद कर इधर खरीदा और कैश चाहिए इसलिए फौरन बेच दिया कम में, और इतनी गड़बड़े जो चारों तरफ से लोगों को फंसा रही है, यूं नहीं तो यूं। इसलिए ज्यादातर उलमाए किराम की क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में नाजायज की राय है, और मैं भी यही कहता हूँ अब कि अब ये नाजायज है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का मसला ही खत्म हो गया। अब्बा के होते हुए बिजनेस और वारसाई नहीं की तो छोकरे क्या करें, छोकरे क्या करें? यानी अब अब्बा नहीं है, अब्बा के होते हुए कुछ किया नहीं था और अब अब्बा नहीं है और अब करना है, अब्बा हयात है। तो इसके लिए देखो जी, इसके लिए आसान तरतीब ये है कि हमारे मुफ्ती फरहान साहब है। अब ये यूट्यूब चैनल की कमाई, तो यूट्यूब चैनल की कमाई में भी 3-4 चीजों का ख्याल करना जरूरी है। नंबर 1, जो कंटेंट आप अपनी चैनल पर रख रहे हैं किसी का, वो कंटेंट सही होना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि YouTube के अंदर मैं अपना वीडियो भी रखता हूँ, एडवर्टाइजमेंट वाला मुझे भी पैसा देता है, तो दो तरफ अलग अलग बातें हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि किसी और का कंटेंट मेरी चैनल पर रख रहा हूँ, मेरी चैनल में लाखों फॉलोवर्स है, तो कोई आ गया भाई तुम्हारी चैनल पर ये मेरा बना बनाया वीडियो डाल दो और मैं तुमको 5,000 रुपये दे देता हूँ। तो उसमें पहले नंबर पर जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है मेरी चैनल से, वो चीज जायज और हलाल होनी चाहिए, उसका बनाया हुआ वीडियो, इसमें म्यूजिक, औरतें और गलत तरीका नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मेरी उसके साथ डील साफ साफ होनी चाहिए। ये तो होगी इसके साथ की बात। और मुझे जो इनकम यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो या कोई और वीडियो रखने पर बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है गूगल एडसेंस के थ्रू, तो वहां से जो इनकम मिलती है, इसके हवाले से भी चंद चीजों का ख्याल करना जरूरी है। चंद चीजों का ख्याल किया जाएगा तो
यूट्यूब पर आने वाली एडवर्टाइजमेंट की जो इनकम है वो जायज़ हो जाएगी और इन चीज़ों का ख्याल नहीं होगा तो नाजायज़ हो जाएगी। नंबर एक, जो यूट्यूब चैनल में बना रहा हूँ और जिस पर मैं वीडियो रख रहा हूँ वो वीडियो सही होने चाहिए। नंबर दो, कि इसमें शरीयत के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई वीडियो नहीं होने चाहिए। नंबर तीन, कि इसमें जो फिल्टर करना होता है कि मेरे पास गूगल एडसेंस के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट आएगी तो एडवर्टाइजमेंट को भी फिल्टर करना पड़ता है कि मेरे पेज पर सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए। ऐसा फिल्टर करना जरूरी है कि म्यूजिक के बगैर हो, जायज़ चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट आए और तो और ना देखने वाली शक्लें ना हो। ये सब चीज़ें मैं फिल्टर कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास यूट्यूब और के जरिए गूगल एडसेंस के थ्रू इनकम आती है तो वो सही है। मैं फिल्टर ही नहीं करता, इसके बगैर सिर्फ मैंने रख दिया है और मेरी चैनल क्या कहते हैं उसको 4000 घंटे बढ़ गए, उसके बाद क्या कहते मोनेटाइज हो गया कि मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई तो मैंने फिल्टर कुछ भी नहीं किया। अब गूगल वाला जो चाहे एडवर्टाइजमेंट लगा रहा है मेरे को, तो गलत चीजों की एडवर्टाइजमेंट होगी मेरे चैनल पर, उसकी आने वाली इनकम मेरे लिए जायज नहीं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया होगा। उसके बाद भी नहीं आया किसी यूट्यूब के चैनल वाले को या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को तो पर्सनल में मालूम कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मालूमात हुई।